तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ देखा था, उसका वेक्टर फॉर्म देखा था, करंट डेंसिटी क्या होता है वो देखा था, रेजिस्टिविटी क्या होता है वो सब देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करता है ना, और हमने ये देखा था अलग अलग कंडक्टर्स, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट हो गया या मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सब में अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते थे। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होता था, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज दोनों मूव करते थे। सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मूव करते थे। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो करंट एक्चुअली उसमें कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। आज का क्लास थोड़ा थ्योरेटिकल बेस होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस ये जो टॉपिक है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। हर साल इसी टॉपिक में से कुछ ना कुछ, चाहे वो 1 मार्क का हो या 2 मार्क या 3 मार्क का हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन डालता ही डालता है। बोल सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। अगर मान लो एक कंडक्टर है और जिसको मैंने कोई भी एक रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है अगर अप्रोक्सीमेटली कंडक्टर में लगभग 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन ए सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर एक कंडक्टर है और कंडक्टर का अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हो, वॉल्यूम ले लेते हो, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन के साथ ही हमारा खेल है। क्या खेल है, अगर वही कंडक्टर को मैं एक थर्मल या फिर बोल सकते हो रूम टेम्परेचर पे अगर रख दूं, रूम टेम्परेचर मतलब एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो या फिर 300 केल्विन बोल सकते हो। जब 300 केल्विन पे हम एक कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है, एक कंडक्टर को जब रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये मान लो हमारा कंडक्टर है तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और जब रैंडमली ये मूव करते रहते हैं इनका जो मोशन होता है ये कुछ इस तरीके का होता है कि इनका जो एवरेज वेलोसिटी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिया गया हो, जो एवरेज वेलोसिटी होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो 0 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मानते हैं या साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स में टोटल मान लो इस कंडक्टर में है, ठीक है, अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 50 इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन या नेट डायरेक्शन, मतलब क्योंकि रैंडमली मोशन में है ना, अगर नेट डायरेक्शन जो होगा, मान लो नेट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो बाकी 50 इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, मतलब अगर एक कंडक्टर है उसमें अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो अगर एक डायरेक्शन में है, मान लो इधर से ऐसे जा रहा है, तो बाकी जो 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसीलिए उनका जो नेट वेलोसिटी होता है, यू नेट होता है, वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है,
इतना समझ में आया? इसको 2 लाइन में लिख लो, धीरे धीरे थ्योरी लिखते जाओ, उसके साथ साथ हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी बोल दूंगा, आप सुन लोगे, एक दिन के लिए वो याद रहेगा, फिर कल के दिन जब वो रिकॉल करने बैठोगे भूल जाओगे। तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, तो जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो जो मैंने अभी मुंह जबानी बोला या समझाया, उसको मैंने यहाँ पे 2 लाइनों में लिख दिया है। क्या लिखा है? एट 27 डिग्री और रूम टेम्परेचर 300 केल्विन द वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब रूम टेम्परेचर पे होगा और एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव अगर कर रहे होंगे, वो एग्जैक्टली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास के ऑर्डर में वो मूव करता है। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? एंड इट इज इन द रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? ऑन एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो मैंने यहां पे बोला, अगर मान लो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 50 इलेक्ट्रॉन का अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो बाकी 50 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और ये कब हो रहा होगा? जब रूम टेम्परेचर पे होगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया। हेंस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज 0। तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है वो 0 हो जाएगा, और इसी वजह से देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। और इसीलिए अगर कंडक्टर रूम टेम्परेचर में है और उसको हम टच करते हैं, हम उसमें चार्जेस फ्लो नहीं करता और उसके वजह से हमें शॉक नहीं लगता। ठीक है, ये तो हो गया जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिए। अब रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देता हूं। तब क्या होगा? जब इसको मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, मान लो इसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दे दिया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दे दिया। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स हमारा कितना होगा? जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ये लगभग -E के बराबर होगा। माइनस स्मॉल ई क्या है? जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, और ई क्या है? कैपिटल ई क्या है? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और लेट मान लो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास मैं मान लेता हूं m, लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं मान लेता हूं m। तो अगर मास मेरा m हो गया, तो नेट या जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बाय द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है? -E बाय m, इतना एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया? अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स का वैल्यू -E के बराबर होगा। और लेट अगर मैं मान लूं एक इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, तो वो कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा? वो लगभग एक्सेलरेशन इक्वल टू -E अपॉन m का एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। तो जब यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होना शुरू होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होना शुरू हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे बहुत तेजी से, और रैंडम मोशन में भागेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे। और जब भागेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं मन मर्जी भाग सकता है, ऐसा तो नहीं है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके साथ साथ प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे।
तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जब भाग रहे होंगे वो आइदर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है या उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन है उसके साथ टकराएगा, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है या जो प्रोटॉन्स है उसके साथ टकराएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इसको ऐसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ठीक है, अब इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिया और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इधर से इधर आया है, रैंडम मोशन में ये जा रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे जा रहा है। जब ये रैंडमली मोशन कर रहा है जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हूं, लेकिन अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, ये यहां से जब जा रहा होगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से अगर वो पहले इधर टकरा रहा होता, मतलब इधर जाके टकरा रहा होता, मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोटॉन है, इधर टकरा रहा होता, वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, टकरा के इधर आ गया, फिर टकरा के इधर आ जाएगा। तो यहां पे देखो एक स्मॉल शिफ्ट हो गया उसके एक्चुअल पाथ से, इलेक्ट्रॉन का एक मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे मैंने जो अभी बताया मुझे उसको मैंने 4 लाइनों में लिख दिया है। क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर मैं कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दूं, देन ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ माइनस ई। जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसका वैल्यू होगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ ई। मतलब जो फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा एंड अंडरगोज ए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। और ये कहां से आया? F इक्वल टू एम फॉर्मूला से। ठीक है, a इक्वल टू एफ बाय एम, फोर्स बाय मास। ठीक है, और उसके वजह से as the electron accelerate they frequently collide with the positive ions and other electrons। और as because ये accelerate हो रहा है तो ये frequently टकराएगा किसके साथ? किसके साथ? either पॉजिटिव आयंस के साथ, मतलब जो प्रोटॉन्स मौजूद हैं कंडक्टर के अंदर, या फिर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराएगा। और जब टकराएगा, अब यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब मान लो यहां से ये जाके यहां पे टकराया, ये वाला कॉलिजन 1 हुआ, ठीक है, और फिर यहां से यहां आया, ये कॉलिजन 2 हुआ। जब ये यहां से गया, यहां पे टकराया, यहां पे टकराने के बाद जो वेलोसिटी ड्यूरिंग कॉलिजन 1, मतलब यहां से जब जा रहा था, अगर इसका वेलोसिटी v1 है, सेकेंड बार जब टकराने के बाद जब जो वो मूव करेगा, वो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी अलग अलग होंगे। और ये अलग अलग कब होंगे इसको जरा समझना। जब ये एक नया वेलोसिटी होगा। ये कैसे होगा? जब यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाए। मतलब क्या होगा? क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सामने गया, टकराया, दीवार से टकराया, या फिर कोई दूसरे एटम से, दूसरे आयन से टकराया, फिर वो उसका जो पहला वेलोसिटी था वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर से वो और एक जगह डायरेक्शन में घूम गया और एक बार टकराया। फिर जब टकराने के बाद वहां पे ये जो दो टक्कर के बीच में जो वेलोसिटी वो इलेक्ट्रॉन अटेन किया होगा, वो वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट कॉलिजन के टाइम पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी गेन करेगा, और वो वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच वो एक वेलोसिटी गेन करेगा, और उसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और दिस वेलोसिटी लास्ट टिल द नेक्स्ट कॉलिजन।
ये वेलोसिटी कब तक उस इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा, जब तक वो तीसरी बार और ना टकरा जाए। ठीक है, तो यहां से यहां तक गया वेलोसिटी v1 में, फिर यहां से जब यहां आएगा ये एक नया वेलोसिटी से आएगा v2 से, जब यहां से यहां टकराएगा वो एक नया वेलोसिटी से जाएगा v3 से। तो वेलोसिटी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंचल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो इतना समझ में आ गया। तो अब वेलोसिटी अब इसमें कैलकुलेशन पे आते हैं। ठीक है, ये लिख चुके? अच्छा, ये वाला मिटा देते इससे। चलो, अब अगर वेलोसिटी अलग अलग होगा तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो वेलोसिटी v1 अलग होगा, v2 अलग होगा। वैसे ही मान लो अगर n इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में मौजूद है। ठीक है, अगर n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो ऐसे डॉट 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 vn तक जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी हो जाएगा u1 प्लस a1 इंटू टाउ। ये जो टाउ है, ये टाउ क्या है? टाउ हमारा टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, मतलब जब यहां से यहां कोलाइड हो रहा था, मान लो यहां पे उसको टाइम टाउ 1 लग रहा था, यहां से यहां तक आने में मान लो उसका टाइम टाउ 2 लग रहा था, तो ये टाउ है। ठीक है, टाउ 1, सॉरी एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, a इंटू एक्सेलरेशन सेम रहेगा, a इंटू टाउ 1। वैसे v2 के लिए u2 प्लस a इंटू टाउ 2, और वैसे vn के लिए un प्लस a इंटू टाउ n, ये हो जाएगा। ठीक है, नेट वेलोसिटी इतना आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं vd से। ठीक है, और इसी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब वो निकालेंगे कितना होता है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कैपिटल N डिवाइडेड बाय n, ये लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू v1 कितना हो जाएगा? u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a इंटू टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a इंटू टाउ n, इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाय कैपिटल N, प्लस a कॉमन ले जाऊं अगर a, तो ये कितना आ जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय कैपिटल। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? अब अगर कुछ देर पहले की बात अगर याद करो, मैंने क्या बोला था? जब रूम टेम्परेचर में जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है? 0 होता है। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो vd इक्वल टू कितना हो गया? 0 प्लस a, और यहां पे ये जो टाइम आया है, ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं टाउ से। और ये टाउ क्या होता है? ये टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो a इंटू टाउ। ठीक है, और तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? इसका डेफिनेशन लिख लेना, एवरेज टाइम दैट, एवरेज
time that elapses between two successive collisions. दो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी सक्सेसिव कॉलिजन हो रहे होंगे, ठीक है, जितने भी कॉलिजन हो रहे होंगे उसमें जो टाइम, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. फॉर मेटल्स ये रिलैक्सेशन टाइम लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड के बराबर होता है. ठीक है, मेटल के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड के बराबर. ठीक है, तो Vd इक्वल टू मुझे कितना मिल गया? Vd इज इक्वल टू A इंटू टाउ, और A अभी हमने कितना लिया था? A इज इक्वल टू कितना लिया था? Vd इक्वल टू कितना हो जाएगा? A लिया था -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ इसका बाय m. तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला कितना आ गया? Vd, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो Vd इज इक्वल टू -E इंटू टाउ. टाउ क्या है? हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड अपॉन बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये डेफिनेशन है किसका? रिलैक्सेशन टाइम का. समझ में आया? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? अच्छा, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है. आज का क्लास पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चाहे आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करो या फिर बात करो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली डेफिनेशन भी पूछ लेता है. ठीक है, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसको मैं 2 लाइनों में लिख देता हूं. पहले इसको लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उसको लिख लूंगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electrons, average velocity gained by the free electrons of the conductor in the opposite direction of the applied electric field. क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समझ में आया या नहीं है? यहां पे जो एक्चुअल में ये चैप्टर पढ़ रहा होगा, जो पढ़े होगे, अगर यहां पे दिमाग में एक रिंग बजना चाहिए. क्या रिंग बजना चाहिए? सर, जब आप स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ाए थे, यहाँ पे बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो चार्ज होता है, अगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाए तभी हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कि वहां पे एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए. तो सर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कैसे कर रहे हो? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की बात कैसे कर रहे हो? ये तो 0 होना चाहिए, क्योंकि हम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं. और जो चार्जेस होते हैं वो तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है ना, वो तो एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं होते. तो सर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कैसे कर रहे हैं? जो पहले मैंने बोला था एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है, वो बात बिल्कुल सच है. जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेगा उसमें जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा. ठीक है, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा. अब इसको समझना, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा. नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा. तो अब क्वेश्चन ये आता है, नेट एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू तो आ रहा है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है. तो नेट एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा? देखो, जब ये दो सक्सेसिव, यहां पे मैंने क्या बोला, जब यहां से यहां टकराता है, फिर यहां से यहां टकराता है, जो अलग अलग कॉलिजन्स होते हैं, यहां पे वो एक नया वेलोसिटी बनाता है, लेकिन टकराने के बाद वो वेलोसिटी खत्म हो जाता है, फिर से और एक नए वेलोसिटी का जन्म होता है, फिर और एक बार टकराने के बाद और एक नया वेलोसिटी का जन्म होगा.
तो ये जो मतलब क्या बोले कंजिक्यूटिव टकराना या कॉलिजन हो रहा है, इसके बीच में जो नेट इलेक्ट्रॉन होगा या नेट एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। अब कैसे जीरो हो जाएगा, देखो समझो, यहां से यहां गया एक्सेलरेशन, ये हो गया जीरो, ठीक है। यहां से यहां आया कोलाइड जब हुआ तब एक्सेलरेशन हो गया जीरो। मतलब जब यहां से यहां एक अगर मूव किया तो वहां पे एक सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, यहां से यहां पे जब मूव किया वहां पे भी एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, उसके साथ साथ और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो होगा जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो जो कंजिक्यूटिव तो जो वेलोसिटी गेन हुआ होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी यहां पे गेन हुआ होगा ड्यूरिंग एक जगह से दूसरी जगह कोलाइड होने से पहले तक, वो वेलोसिटी जब वो कोलाइड हो जाएगा वो वेलोसिटी नील हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, और इसीलिए एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहां पे एक दूसरा पॉइंट भी लिख लेना, तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो क्यों होगा, यहां पे लिखा हुआ है because electrons keep colliding with the positive metal। सारे पॉजिटिव आयन जो होंगे उसके साथ टकरा रहे होंगे। एज ए रिजल्ट द वेलोसिटी गेन, जो वेलोसिटी वो गेन किया होगा, अब वेलोसिटी गेन अगर किया होगा तभी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो जो वेलोसिटी गेन किया होगा वो लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट कॉलिजन। इसीलिए यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो नेट एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। समझ में आया सुप्रिया? ये तो समझ गए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, ये दोनों चीज हम समझ गए। अब जो ओम्स लॉ है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ को हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से डिराइव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, हेडिंग देना डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो देखते हैं क्या है। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ मान लो L है, ठीक है, जिसका लेंथ मान लो L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, और इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, और इसमें से मान लो करंट जा रहा है I, ठीक है। अगर I करंट जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना, भागेंगे या नहीं भागेंगे, भागेंगे। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल है V डिवाइडेड बाय जो कंडक्टर का इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है और इसका लेंथ L है, तो V बाय L ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा या नहीं होगा? लेट, यहां पे मैं मानता हूं, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n, ठीक है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, स्मॉल n है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लो E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो इस बराबर E के बराबर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
L इंटू ए होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूं? ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो टोटल चार्ज, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना हो गया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इन कंडक्टर हमारा कितना हो जाएगा? E इंटू एन इंटू एल इंटू ए कितना हो जाएगा? अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर E है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? E N L A होगा या नहीं होगा? मान लो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो कितना है? vd। अगर vd है तो इस जगह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल फ्रॉम राइट एंड टू राइट से लेफ्ट जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट कितना हो जाएगा? टाइम t इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो गया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। l बाय कितना वेलोसिटी है? vd। l बाय vd होगा या नहीं होगा? होगा। और करंट, देयरफॉर करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला कितना है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T होगा या नहीं होगा? अब Q हमारा कितना है? चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया? ENLA डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया? L बाय vd ये हो गया। I इज इक्वल टू होगा या नहीं होगा? अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो L गेट्स कैंसिल और vd ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? NEAVD। तो करंट का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है? तो एक अगर कंडक्टर है उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो, और उसमें अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें जो करंट दौड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? NEAVD, ठीक है? NEAVD समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, यहां पर लगे तो करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो करंट डेंसिटी J कितना हो जाएगा? J इज इक्वल टू कितना होता है? करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, I अपॉन A, तो कितना हो जाएगा? NEAVD डिवाइडेड बाय A, तो A गेट्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? NEVD। तो J करंट डेंसिटी इक्वल टू कितना आ गया? J इज इक्वल टू NEVD, ये करंट डेंसिटी भी आ गया, ठीक है? अब इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, इस वाले इधर जो लिखा हुआ है। अब अगर थोड़ी देर पहले के बारे में बात करें, मतलब आधा घंटा हुआ है, हाँ, आधे घंटे पहले भी हमने जो बात किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था वहां पे? बताओ। vd इज इक्वल टू कितना पढ़ा था? माइनस ई टाउ अपॉन m, ये पढ़ा था, हाँ या ना? और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, E इक्वल टू कितना निकला था? E इज इक्वल टू V बाय L, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, पहला लाइन लिखा हुआ था। तो इस E की जगह पे मैं अगर V बाय L डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? माइनस E V टाउ बाय ml, ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब I इक्वल टू कितना मिला है? I इज इक्वल टू NEAVD, ये मिला है या नहीं मिला है? मिला है। और इस VD के जगह पे मैं अगर ये वाला वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा? NEAVD के जगह पे माइनस EV टाउ अपॉन ml, ये होगा I इक्वल टू
होगा या नहीं होगा? अगर मैं v बाय आई कर दूं, v बाय आई मतलब v को इस तरफ ले आऊं, ये मल्टीप्लाई में है, v को इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा? अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूं, i बाय v इज इक्वल टू n e a माइनस e, ये माइनस को बाहर ले आओ, माइनस ई टाउ बाय m इंटू एल, ये होगा या नहीं होगा? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं v बाय आई तो मुझे कितना मिल जाएगा? ml बाय n, नेगेटिव साइन रहेगा, n ई स्क्वायर a इंटू टाउ, ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो फॉर ए कांस्टेंट टेम्परेचर में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में m भी कांस्टेंट है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होंगे, चार्ज भी कांस्टेंट होगा, a भी कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा। तो ये सारा का सारा चीजें क्या है? कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। और ओम्स लॉ क्या बोलता था? ओम्स लॉ इक्वल टू v इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ क्या बोलता था? v इक्वल टू आई आर, तो v बाय आई इक्वल टू कितना हो गया? r, और r हमारा एक कांस्टेंट है which is equal to v by i which is equal to r, और r इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? r इज इक्वल टू ml बाय n e स्क्वायर a टाउ, हो गया। और इधर से हमारा ओम्स लॉ प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख लेना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारे कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर all the parameters are constant, all parameters are constant होगा। और तो r in terms of क्या? vd कितना हो गया? ml बाय n e स्क्वायर a अपॉन टाउ, a इंटू टाउ, ये हो गया। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से हमारा क्या क्या मिल गया? ओम्स लॉ मिल गया, मिला या नहीं मिला? अब हमने रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात की थी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू, कैपिटल R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इधर अगर हम देखें R इक्वल टू क्या है? ml बाय ml बाय n e स्क्वायर a इंटू टाउ। यहां से l और बाय a को अगर मैं हटा दूं तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हटा दूं तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m बाय n e स्क्वायर टाउ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और ये रेजिस्टिविटी का और एक नया फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टिविटी का और एक नया फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है? बाय यूजिंग हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q का वैल्यू होगा, Q इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? Vd इज इक्वल टू, एंड Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E टाउ बाय m, ये होगा या नहीं होगा? ये हमने पढ़ा हुआ है। अब कुछ देर पहले मैंने इस साइड पे जब हम ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे मैंने बोला कि चलो लगे करंट डेंसिटी की भी बात कर देते हैं। तो वहां पे करंट डेंसिटी J इक्वल टू कितना मिला था हमें? बोलो सुप्रिया, कितना मिला था? J इज इक्वल टू NEVD, ये मिला था या नहीं मिला था? चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NQVD, क्योंकि Q बराबर है माइनस ई के, और
यहाँ पे E तो चार्ज ही था, तो मैं यहाँ पे Q डाल दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू M इंटू Q के जगह पे माइनस E इंटू VD के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस E कैपिटल E टाउ बाय M, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा N E स्क्वायर कैपिटल E टाउ अपॉन M, ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब वहां पे हमने क्या देखा, सिंस रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू कितना है M बाय N E स्क्वायर टाउ, ये हमने देखा था। और हमें ये भी पता है सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N E स्क्वायर टाउ बाय M होगा या नहीं होगा। अब देखो N E स्क्वायर यहाँ पे है, टाउ भी है और M भी है, तो इसके जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, इसके जगह पे मैं सिग्मा डाल सकता हूँ, तो सिग्मा इंटू E और ये हो गया J के बराबर, तो J इज इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमारा रिलेशनशिप बन गया बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और ये हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में भी यही सेम चीज देखा हुआ है, और यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होता है। ठीक है, समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हम कभी अगले क्लास में करेंगे, अच्छा नहीं तो नेक्स्ट क्लास ही कर लेंगे। मैं जेई वगैरह में भी जो क्वेश्चन या एंट्रेंस वगैरह में भी जो क्वेश्चन आया है ना, सबको मिला के एक क्लास में ही निपटा देंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।